Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution of linear algebra from December 2011 of part C question paper. So linear algebra December 2011 part C में linear algebra के total 10 क्वेश्चन ask किए गए हैं. So हर क्वेश्चन 4.75 मार्क्स कंटेन करता है. सो टोटल मार्क्स कितने हो गए 47.5 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं लीनियर अलजेब्रा के पार्ट सी पोर्शन से. सो आज के इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आपको सारे क्वेश्चन देखने हो. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 69. इन दिस क्वेश्चन कंसीडर दैट द क्वाड्रेटिक फॉर्म कंसीडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें गिवन है एक ये qxyz इक्वल्स टू 4x² प्लस y² माइनस z² प्लस 4xy minus 2xz minus yz over R. Which of the following statements about the range of value taken by q x y z vary over R are true? First statement कहता है range contain +1 to -1 interval minus plus close +1 to infinite. Second statement कहता है range is contained in plus close 0 to infinite. Third statement कहता है range of equals to R. And then last statement कहता है range is contained in n close n minus n to infinite for some large natural number n depending on n. So solutions अगर देखते हैं इसके लिए Q हमें given है, Q उसको ध्यान से देख के हम बाकी सॉल्यूशन कर सकते हैं. So अगर सॉल्यूशन की बात करें यानी Q x y z एक क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है, इस टाइप से ओवर R पे डिफाइंड है. मतलब x y z की वैल्यूज कहाँ से बिलोंग्स कर रही है, रियल नंबर से. Which of the following statements अबाउट द रेंज. सो यहाँ से इसकी रेंज की बात की गई. रेंज ऑफ द वैल्यू टेकन बाई क्यू एज एक्स वाई जेड वेरी ओवर आर. मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यूज तो आर से ली जा रही है. देन क्यू की रेंज क्या होगी. सो यहाँ से अगर क्यू एक फंक्शन अज्यूम करते हैं इस टाइप से तो फंक्शन की रेंज हमें निकालना आता है. देन इसकी रेंज किसमें रेंज कंटेन क्या करेगी. ऑप्शन नहीं कह रहा है. रेंज कंटेन्स 1 टू क्लोज 1 टू इनफाइनाइट इंटरवल. रेंज इज कंटेन्ड इन 0 टू इनफाइनाइट. 0 क्लोज है यहाँ, रेंज आर है कंप्लीटली. एंड ऑप्शन डी कह रहा है रेंज इज कंटेन इन क्लोज ऑफ -n टू इनफाइनाइट फॉर सम लार्ज नेचुरल नंबर एंड डिपेंडिंग ऑन क्यू. सो अगर सॉल्यूशंस की बात करें इसके सॉल्यूशन कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे. सो यहाँ से हमें क्यू क्या गिवन है. पहले तो क्यू हमें ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है ओवर आर. सो अगर इसकी रेंज की बात करें देन एक्स वाई जेड की वैल्यू आर से कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव लेने से डिपेंड करिए. सो एक्स वाई जेड की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू लेने से यहाँ से ये वैल्यू कहाँ से वेरी करी है. ये वैल्यू आ रही है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, कुछ भी वैल्यू आ सकती है. सो इसकी रेंज क्या होगी, ये इंप्लाई करता है यहाँ से इसकी रेंज होगी पूरी आर. सो अगर इसकी पूरी रेंज आर है देन ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो गया जो कह रहा है रेंज इक्वल्स टू आर. सो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो गया. सिंपली आप एक्स वाई जेड की अलग अलग वैल्यूज लेके देख सकते हैं. यहाँ से वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट आएगी ना. सो यहाँ से रेंज पूरी आर हो गई. सो रेंज कंटेन्स, रेंज क्या कंटेन कर रही है, रेंज कंटेन कर रही है 1 टू इनफाइनाइट को इसके अंदर ही कंटेन कर रही है. ये इसका सबसेट होगा. सो रेंज कंटेन्स 1 टू इनफाइनाइट क्योंकि रेंज पूरी आर है दैट्स व्हाई ये इसे कंटेन करती है. सो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. बट ऑप्शन बी की अगर बात करें ऑप्शन बी कह रहा है रेंज इज कंटेन्ड इन 0 टू इनफाइनाइट. रेंज इसके अंदर कंटेन कैसे होगी, हम तो कह रहे हैं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. सो माइनस इनफाइनाइट टू 0 की वैल्यू तो यहाँ से आई नहीं रही ना. सो यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा. सिंपल कंसेप्ट लगा रहे हैं यहाँ तक. एंड देन लास्ट ऑप्शन कहता है रेंज इज कंटेन्ड इन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस माइनस एन टू प्लस इनफाइनाइट. फिर एन इज लार्ज नेचुरल नंबर. यहाँ से एन कोई लार्ज नेचुरल नंबर नहीं है, यहाँ से लार्ज नेचुरल नंबर आ जाएगा. देन रेंज इसके अंदर कैसे कंटेन करेगी. दैट इज वाई क्योंकि कैसे कंटेन कर सकती है आप सोचिए एक बार. क्योंकि हमारी रेंज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट की आ रही है देन ये इसके अंदर कंटेन नहीं कर सकती. बट ये कह रहा है इसके अंदर कंटेन कर रही है. सो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया. सो यहाँ से इस क्वेश्चन में सिंपल कंसेप्ट लगाने से ऑप्शन ए और सी सिंपली कनेक्ट हो गए ना, करेक्ट हो गए. क्योंकि हमने यहाँ से कुछ ज़्यादा अजम्पशंस नहीं लगाए, यहाँ से सिर्फ सिंपल कंसेप्ट लगा के हमने ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी को करेक्ट कर दिया. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So in the next question given that question number 70, let J be the 3x3 matrix of all entries R1. मतलब J एक 3x3 ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्रीज 1 है. तो इसके लिए मैट्रिक्स क्या होगी 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1. ये इसकी मैट्रिक्स होगी ना.
सो हमें बताना है 0 3 इसकी आइगन वैल्यू होगी, 0 3 आर द ओनली आइगन वैल्यूज ऑफ ई। ऑप्शन बी क्या है, जे इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स, इट मीन्स यहाँ से पॉजिटिव सेमी डेफिनेट्स की डेफिनेशन दी हुई है, लाइक जे एक्स एंड x का इनर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R क्यूब। ऑप्शन सी है J इज डायगोनलाइजेबल एंड ऑप्शन डी है J इज पॉजिटिव डेफिनेट। यहाँ से पॉजिटिव डेफिनेट की डेफिनेशन दी है, जे एक्स एंड x का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R क्यूब विद x डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ से अगर J की बात करें, J हमने सिंपली यहाँ से ये बना ली है, J ये बनेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसी भी n क्रॉस n टाइप की कोई मैट्रिक्स हो जिसमें सारी एंट्रीज 1 हो, देन ऐसी सारी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है। या तो आप ये प्रॉपर्टीज याद रख लीजिए या फिर प्रॉपर्टी ना याद हो, देन ये स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है, इसकी रैंक होती है 1 एंड देन नलिटी होती है n-1। सो ये स्पेशल मैट्रिक्स है, ये डायगोनलाइजेबल होगी। और अगर ये प्रॉपर्टी याद ना हो तो हम यहाँ से सॉल्व भी करेंगे, इसके आइगन वैल्यूज क्या आएगी। सो एक कंसेप्ट तो ये होता है, जो रो सम होता है, अगर सारी रो का सम या कॉलम का सम इक्वल आता है देन वो एक आइगन वैल्यू होती है। यहाँ से रो सम हमारे पास 3 आ रहा है तीनों रोज में, सो 3 इसकी एक आइगन वैल्यू होगी पक्का। 3 अगर इसकी एक आइगन वैल्यू, सो एक आइगन वैल्यू 3 होगी एंड बाकी आइगन वैल्यूज इसकी 0 0 होगी। आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ई करके भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या फिर अगर यहाँ से देखें देन इसकी रैंक निकाल लेंगे। इस मैट्रिक्स की रैंक अगर हम डिटर्मिनेंट वाले कंसेप्ट से निकालेंगे देन इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0। सो अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है देन उसकी एक आइगन वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी एंड देन अब इसकी रैंक 3 तो हो नहीं सकती, लेस देन 3 होगी। सो अगर 2 क्रॉस 2 का कोई भी इसका सब मैट्रिक्स चेक करें, लाइक सारे सब मैट्रिक्स इसके 1 1 1 के ही बनेंगे, इस टाइप की कहीं से भी लें एलिमेंट। सो 1 1 इस टाइप के अगर बनते हैं देन इसके लिए अगर डिटरमिनेंट चेक करेंगे, इसका डिटरमिनेंट भी क्या आएगा, इसका डिटरमिनेंट भी 0 ही आएगा। सो यहाँ से इसकी आइगन वैल्यूज क्या, रैंक क्या हो जाएगी, इसकी रैंक आएगी यहाँ से 1। सो अगर रैंक 1 आ रही है सो इसकी नलिटी क्या आ रही है 2। सो इसमें 2 जो आइगन वैल्यूज होगी वो 0 0 होगी, मतलब 0 आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी 2 आएगी, ये हमें पता चल गया। सो 2 आइगन वैल्यू 0 आ गई, बची हुई तीसरी आइगन वैल्यू हमने कह दिया रो सम आएगा। सो रो सम यहाँ से क्या है, रो सम आएगा इसका 0 0 एंड रो सम आ रहा है इसका 3। सो एक आइगन वैल्यू होगी इसकी 3, सो इसकी आइगन वैल्यूज होगी 0 0 3। तो यहाँ से ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। और अगर हमारे पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स दी हुई है देन इसकी एक आइगन वैल्यू तो होती है n और बाकी जो n-1 आइगन वैल्यू 0 आइगन वैल्यू होगी विद एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी n-1। ठीक है, सो यहाँ से एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 क्या है 2 and algebraic multiplicity of 3 equals to 1. So algebraic multiplicity is greater than equals to geometric multiplicity. So 3 के लिए तो geometric multiplicity भी हमारे पास 1 नहीं आ जाएगी, बट अगर 2 के लिए निकालना होगा क्योंकि यहाँ से greater than 1 है, so इसके लिए geometric multiplicity of 0 equals to क्या होगा, nullity of a minus lambda, lambda equals to 0, that is why nullity of a. So यहाँ से इसकी nullity हमने क्या निकाली है, इसकी रैंक हमने 1 डिफाइन की और nullity 2 डिफाइन की, which is equals to nullity of a. So यहाँ से geometric multiplicity क्या आ गई 2. So geometric multiplicity equals to nullity algebraic multiplicity of lambda for all lambda इसकी आइगन वैल्यू है, देन algebraic multiplicity equals to geometric multiplicity, देन ये हमारे पास मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी। सो यहाँ से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट बन रहे हैं, पहली बात 0 एंड 3 आइगन वैल्यूज है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी क्या है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। सो कोई भी हमारे पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी अगर उसकी आइगन वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है देन इस केस में हमारे पास वो मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगी। यहाँ से हमारे पास ये जो मैट्रिक हमारे पास आई है 1 1 1, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो इसकी आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है 0 0 3। सो ये इंप्लाई कर रहा है ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, बट ऑप्शन डी हमें कह रहा है पॉजिटिव डेफिनेट। कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट कब होगी, जब उसकी सारी आइगन वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, बट हमारे पास यहाँ पे 0 आइगन वैल्यू आ रही है, दैट इज वाई ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, एंड बच्चा ऑप्शन सी हमने डायगोनलाइजेबल प्रूफ किया है। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए बी एंड सी तीनों ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ से भी हमने जो कंसेप्ट लगाए हैं वो सिंपल है, पहले तो हमने इसके लिए रैंक निकाली, रैंक निकालने से नलिटी आ गई एंड देन आइगन वैल्यूज निकाली, देन अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से प्रूफ कर दिया दोनों इक्वल है, देन मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। तो सिंपली यहाँ से ऑप्शन ए बी एंड सी करेक्ट हो गए। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in this question, question number 71, given that let omega be the complex number such that omega cube equals to 1 but omega does not equals to 1. If A यहाँ से हमें एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दे दी है
देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है ए इज इन्वर्टेबल, सेकंड स्टेटमेंट कहता है रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2, थर्ड स्टेटमेंट कहता है 0 इज एन आइगन वैल्यूज ऑफ ए, आइगन वैल्यू ऑफ ए, एंड देन लास्ट स्टेटमेंट कहता है देयर एग्जिस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स with w belongs to C cube such that AV equals to AW equals to 0। सो यानी हमें क्या कहा गया है यहाँ पे, A अगर इन्वर्टेबल होगी देन रैंक तो 2 होगी नहीं, और अगर रैंक 2 है देन A इन्वर्टेबल नहीं होगी, दोनों आपस में कंट्रडिक्शन हो गए। और अगर 0 आइगन वैल्यू होगी, सो अगर 0 आइगन वैल्यू होगी तो फिर भी A इन्वर्टेबल नहीं होगी, और A इन्वर्टेबल होगी तो 0 आइगन वैल्यू नहीं होगी। सो ये भी आपस में कंट्रडिक्शन हो गए। सो अगर ऑप्शंस की बात करें, पहले इसके लिए डिटर्मिनेंट ही चेक कर लेते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये इन्वर्टेबल नहीं है, और अगर नॉन जीरो आया तो ये इन्वर्टेबल है। सो इसके लिए डिटर्मिनेंट अगर चेक करते हैं देन इसके लिए डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई कर लेंगे एक्सपेंशन करके। देन अगर एक्सपेंशन यहाँ से करते हैं देन हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेस्ट टू द पावर 4 माइनस ओमेगा रेस्ट टू द पावर 6 माइनस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस 1। सो सिंप्लीफाई यहाँ से करने से यहाँ से ओमेगा स्क्वायर टू ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ओमेगा यहाँ से ये फर्स्ट रो है इसी रो में आएगा। ओमेगा क्यूब को हम लिख सकते हैं 1 क्योंकि हमें गिवन है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से माइनस ओमेगा आ गया और ये ओमेगा क्यूब को हमने 1 पुट कर दिया। ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 तो इसे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा से डिनोट कर सकते हैं ओमेगा रेस्ट टू द पावर 4 को। सो दिस वन इज ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ये क्या रह गया, ओमेगा रेस्ट टू द पावर 4 सिंप्लीफाई हो गए ओमेगा में। एंड देन ओमेगा रेस्ट टू द पावर 6 की अगर बात करें, ओमेगा रेस्ट टू द पावर 6 क्या है, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। ओमेगा क्यूब क्या है हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो यहाँ से आ गया 1। सो 1 to 1 कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा टू ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, और डिटरमिनेंट क्या आ गया 0। सो डिटरमिनेंट 0 आने से क्या इंप्लाई करता है, ए इन्वर्टेबल है, बिल्कुल नहीं, ए तो सिंगुलर है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 है। और किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो उसकी 0 डेफिनेटली एक आइगन वैल्यू होती है। तो 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए आ गया। और इसके लिए रैंक की बात करें, सो रैंक होता है अगर इसकी डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाता है देन इसकी रैंक क्या हो जाती है 3, बट इसका डिटरमिनेंट 0 है देन इसकी रैंक डेफिनेटली लेस देन 3 होगी। सो रैंक लेस देन 3 अगर देखें देन कितनी होगी, देन इसमें 3 के अलावा जो इससे लेस होगा उस ऑर्डर की सब मैट्रिक्स देखने जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा। सो यहाँ से किसी भी सब मैट्रिक्स के लिए आप चेक कर लीजिए डिटरमिनेंट नॉन जीरो ही मिलेगा। सो यहाँ से इसकी रैंक क्या हो गई, रैंक आ गई इसकी 2। मतलब यहाँ से हम इसी के लिए नहीं इस सब मैट्रिक्स के लिए भी देख सकते हैं, इसके लिए भी देख सकते हैं, फिर किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिए अगर एक सब मैट्रिक्स बनाए 2 क्रॉस 2 की देन उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो ही आएगा। सो रैंक आ गई इसकी 2। रैंक 2 आने से इम्प्लाई कर रहा है ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमें कहता है देयर एग्जिस्ट एल वेक्टर्स वी एंड डब्ल्यू सच दैट ए वी एंड ए डब्ल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से नंबर ऑफ एल वेक्टर्स क्या होता है, नंबर ऑफ एल वेक्टर्स होता है नलिटी ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर एल वेक्टर्स देखते हैं देन उसकी नलिटी होगी। सो नलिटी यहाँ से क्या है, इसकी रैंक 2 है तो रैंक प्लस नलिटी इक्वल्स टू क्या होता है एन, एन की वैल्यू यहाँ से 3 है। सो नलिटी यहाँ से क्या आ गई 3 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 1। सो नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से, नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1। सो नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1 आ रहा है देन एल आई वैक्टर्स यहाँ से ए के एल आई वैक्टर आएगा, बट यहाँ से वी एंड डब्ल्यू सच रहा है ए वी इक्वल्स टू ए डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 दिया है। सो यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया क्योंकि यहाँ से सिर्फ हमें एक ही एल आई वैक्टर मिलेगा। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हुए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शंस। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in this question, question number 72, given that consider the linear transformation T R7 to R7 defined by transformation of x1 x2 to x6 x7 equals to x7 x6। यहाँ से इन्वर्स फॉर्म में मतलब उल्टा फॉर्म में दे दिया, यहाँ से x7 लास्ट में था, यहाँ x7 सबसे पहले आ गया, फिर x6 एंड देन सबसे लास्ट में x1। सो रिवर्स फॉर्म में दे दिया यहाँ से। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ t इक्वल्स टू 1। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है देयर is a basis of R7 which with respect to which T is diagonal matrix। थर्ड स्टेटमेंट क्या है T raised to the power 7 equals to 1 and then last option क्या है the smallest n such that T raised to the power n equals to identity is even। तो यहाँ से इसके लिए T के लिए हमें मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होगा। सो अब इसके लिए मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। T हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, हमने सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन लिख देना है। सो यहाँ से टपल्स में ट्रांसफॉर्मेशन दिया तो n टपल्स के लिए हमारे पास बेसिस क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 इस टाइप से। अगर बेसिस के फॉर्म में अगर यहाँ से देखें ना इसके बेसिस ये होंगे, ये हमारे पास आइडियल बेसिस है। सो इसके रेस्पेक्ट में अगर ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे देन
100 के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन निकाल देते हैं हमारे पास क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन 0 0 एंड लास्ट में 1 आएगा। सिमिलरली सेकंड लास्ट 1 आएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, एंड देन थर्ड, ऐसे स्टेप्स चल जाएंगे। देन लास्ट में यहाँ से तो यहाँ 1 होगा, देन सेकंड लास्ट में जब 1 होगा यहाँ से सेकंड नंबर पे 1 आएगा, एंड देन जब यहाँ से लास्ट में 1 होगा देन ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट टाइम में ही 1 आ जाएगा। सो यहाँ से इसके लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगी। सो इस मैट्रिक्स को अगर देखिए देन ये हमारे पास परमुटेशन मैट्रिक्स है। परमुटेशन मैट्रिक्स में क्या है, 1 की इमेज अगर 7 है, 7 की इमेज 1 है। सिमिलरली 2 की इमेज अगर 6 है तो 6 की इमेज 2 है। यहीं से 3 की इमेज 4 है एंड 5 की इमेज 5 है। सो यहाँ से ये मैट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी कैसे आएगी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, परमुटेशन मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाएगा ना। सो टी स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी का इंप्लाई करे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एन सच दैट टी रेज़ टू द पावर इक्वल्स टू आइडेंटिटी इज इवन, क्योंकि यहाँ से एन इक्वल्स टू इवन आया। सो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो गया। अब टी स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी आया है, देन टी स्क्वायर अगर आइडेंटिटी आया है देन टी स्क्वायर इन की क्यूब भी हमारे पास क्या आएगी, आइडेंटिटी। तो ये क्या आ गई, टी रेज़ टू द पावर 6 इक्वल्स टू आइडेंटिटी। बट हमें टी रेज़ टू द पावर 7 निकालना है। सो अगर यहाँ से टी से ऑपरेट कराते हैं दोनों तरफ, देन ये क्या आएगा, टी रेज़ टू द पावर 7 इक्वल्स टू क्या रहे, टी रेज़ टू द पावर 7 इक्वल्स टू हमारे पास आएगा टी। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग टी रेज़ टू द पावर 7 इक्वल्स टू टी आ रहा है, आइडेंटिटी नहीं आ रहा। सो ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया, जो कह रहा है टी रेज़ टू द पावर 7 इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सो दो ऑप्शन तो हमने कर लिए। थर्ड ऑप्शन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो अगर यहाँ से डिटर्मिनेंट की बात करें, यहाँ से अगर डिटर्मिनेंट की बात करेंगे देन इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी आया, देन दिस वन इज इम्प्लाइंग डिटरमिनेंट ऑफ टी इक्वल्स टू -1। यहाँ से डिटरमिनेंट -1 आएगा। तो डिटरमिनेंट -1 इम्प्लाई करता है यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा, जो कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ टी इक्वल्स टू 1। सो ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हो गया, बचा लास्ट ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहता है देयर इज अ बेसिस R7 विद रेस्पेक्ट टू टी इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ एक ऐसा बेसिस एग्जिस्ट करता है जिसके लिए टी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी। सो बेसिस में सारे एल एलिमेंट्स आएंगे। सो अगर इसका बेसिस हम ये बना दें, यहाँ हमने ये बेसिस लिया है देन ट्रांसफॉर्मेशन ये है। अब अगर हम ये बेसिस बना देंगे देन इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या बनेगा, ये मैट्रिक्स क्या बनाएगी हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप ये अप्लाई करके देखिए, बेसिस ये लीजिए, इस बेसिस के रेस्पेक्ट में अगर ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे देन ये आएगा। ऐसे सारे ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं होता है कि यहाँ राइट हैंड साइड का बेसिस लेने से लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स आ जाएं, बट इस ट्रांसफॉर्मेशन में ये ही होगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इसके रेस्पेक्ट में अगर आप मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म करोगे देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यहाँ से ये कि ऐसा बेसिस एग्जिस्ट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट अ बेसिस R7 विद रेस्पेक्ट टू टी अ डायगोनल मैट्रिक्स। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आ गया एंड ऑप्शन डी करेक्ट आ गया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in this question given that consider a matrix Aij n cross n with integer entries such that Aij equals to 0 for all I greater than equals to j and Ajj equals to Aii equals to 1 for I equals to 1 to n. Then which of the following property must be true? First statement कह रहा है A inverse exists, it has integer entries. Second statement कह रहा है A inverse exists and it has some entries that are not integer. Third statement कह रहा है A inverse is a polynomial function of A with integer coefficient and last statement कह रहा है A inverse is not a power of A unless A is identity matrix. तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी होगी जो गिवन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करती है। सो अगर मैट्रिक्स, तो यहाँ से हमें जो मैट्रिक्स गिवन है प्रॉपर्टीज वो कहती है कि अगर I ग्रेटर देन J होगा देन इस केस में एंट्री 0 आएगी। सो I ग्रेटर देन J कब होगा, जब डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो ये डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, इक्वल्स टू 0। और जो I इक्वल्स टू J होगा देन कौन से एलिमेंट आएंगे, डायगोनल के। तो डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, 1। डायगोनल के ऊपर वाली एंट्रीज इंटीजर एंट्रीज होगी, जो B C D जो भी एंट्रीज होगी वो बिलोंग्स टू Z होगी। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी ये मैट्रिक्स होगी हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर नहीं, स्ट्रिक्टली अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म होगी। सो स्ट्रिक्टली अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 हो। सो डायगोनल के एलिमेंट 1 है। सो कोई भी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी अगर लेते हैं देन उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, उसका डिटरमिनेंट आता है डायगोनल की एंट्रीज
का मल्टीप्लीकेशन। सो यहाँ से सारी डायगोनल की एंट्रीज 1 है, दैट इज वाई यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा इक्वल्स टू 1। सो अगर किसी भी मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज इंटीजर एंट्रीज हो, मतलब ए एन क्रॉस एन जो इंटीजर एंट्रीज की मैट्रिक्स है, देन उसका जो इन्वर्स मैट्रिक्स बनेगी उसमें भी इंटीजर एंट्रीज होगी इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। सो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है, +1। सो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, देन ए इनवर्स की एंट्रीज क्या होगी, इंटीजर एंट्रीज। सो ए इनवर्स की एंट्रीज इंटीजर होगी, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, देन नॉन सिंगुलर, देन ए इनवर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगी एंड इट हैज इंटीजर एंट्रीज। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है ए इनवर्स एग्जिस्ट बट इट हैज सम एंट्रीज दैट आर नॉट इंटीजर। सो ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर उसकी सारी एंट्रीज इंटीजर ही होगी। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया एंड ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए इनवर्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ ए विद इंटीजर कोफिशिएंट। सो ए की जो आइगन वैल्यूज होगी वो होगी इसकी डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज क्या है, सारी 1। सो इसकी सारी आइगन वैल्यूज 1 1 1 ही होगी। सो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगा, x माइनस लेमडा रेस टू द पावर n, लेमडा इक्वल्स टू 1। सो x माइनस 1 रेस टू द पावर n होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। सो n इक्वल्स टू 3 के लिए अगर अज्यूम करते हैं देन कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लगेगा x माइनस 1 क्यूब। सो यहाँ से इसका एक्सपेंशन कर देंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। और कोई भी मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है देन a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से a के लिए a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देन a इनवर्स ऑपरेट करा देंगे इस इक्वेशन में दोनों साइड। सो इक्वेशन क्या सिंप्लीफाई हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3i माइनस a इनवर्स इक्वल्स टू 0। सो a इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, देन क्या वैल्यू आएगी, a इनवर्स इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3i इक्वल्स टू a इनवर्स यहाँ से आ गया। सो यहाँ से हमने n इक्वल्स टू 3 के लिए किया है, आप n इक्वल्स टू किसी भी नेचुरल नंबर के लिए आप ये करके देख सकते हैं, इसी टाइप से इनवर्स आप निकाल सकते हैं। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा है हमारे पास जो ऑप्शन सी है, इनवर्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ ए विद इंटीजर कोफिशिएंट। कि इनवर्स हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन ही है और इंटीजर कोफिशिएंट है उसके, तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, ए इनवर्स इज नॉट अ पावर ऑफ ए अनलेस ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ए इनवर्स यहाँ से क्या आएगा, ए इनवर्स इज सम पावर ऑफ ए, मतलब ए इनवर्स अगर कुछ पावर होगी ए की, देन लेट अस टेक ए इज सम पावर ऑफ ए, देन ए इनवर्स इक्वल्स टू ए रेज़ टू द पावर m, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो यहाँ से दोनों तरफ ए ऑपरेट करा देंगे, देन क्या आएगा, आइडेंटिटी इक्वल्स टू ए m प्लस 1। सो ए रेज़ टू द पावर m प्लस 1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सिंस ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ए सेटिस्फाई x रेज़ टू द पावर m माइनस 1, तभी ये आ रहा है। So if for some polynomial fx satisfy by a, मतलब सो कोई भी मैट्रिक्स किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है देन उस केस में वो उसका मिनिमल पॉलिनोमियल से डिवाइड करता है, देन पॉलिनोमियल डिवाइड्स fx मिनिमल पॉलिनोमियल। सो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल लेते हैं max। सो max इसको fx को डिवाइड करेगा x रेज़ टू द पावर m माइनस 1 को। सो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, max डिवाइड्स x माइनस 1 into x raised to the power m plus x raised to the power m minus 1 so on x plus 1. So a has only eigen values. a के लिए हमें पता है सारी eigen values क्या है 1, अगर सारी eigen values 1 है then m raised to m x divides x minus 1. So this one is implying every matrix satisfy its minimal polynomial. So this one is implying a minus x minus 1 equals to 0 implies a minus 1 equals to identity equals to 0, and this one is implying a equals to identity. तो ये इम्प्लाई करता है कि ए इनवर्स इज नॉट अ पावर ऑफ ए, क्योंकि अगर ए इनवर्स किसी भी ए की पावर होगी देन ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। सो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो गया। सो इस क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट आए, ऑप्शन ए बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन, सॉरी ए सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया था। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question given there, question number 74, let A be complex n cross n matrices. Which of the following statements are true? First statement कहता है if A, B and A plus B are invertible, then A inverse plus B inverse is invertible. Option B कह रहा है A, B and A plus B are invertible, then A inverse minus B inverse is invertible. Option C कह रहा है A, B is nilpotent, then B, A is nilpotent. And then last option कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए बी एंड बी ए आर इक्वल इफ ए इज इन्वर्टिबल। सो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है ए एंड बी अगर कोई
मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल मैट्रिक्स है, देन ए बी एंड बी ए हैव द सेम सेट ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज विद एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ए बी एंड बी ए की सारी जो नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी वो इक्वल होगी विद एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी उनकी सेम होगी। अगर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है, लाइक ए अगर m क्रॉस n है देन b n क्रॉस m होनी चाहिए। तो यहाँ से ये इंप्लाई करता है इसके लिए ए का इन्वर्टिबल होना जरूरी नहीं है। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए बी एंड बी ए आर इक्वल। सो ऑप्शन डी यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए ए का इन्वर्टिबल होना जरूरी नहीं है। इफ ए इज इन्वर्टिबल देन ये इक्वल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो ये इंप्लाई करता है, यहाँ से ये ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। अगर ऑप्शन ए की बात करें, ए बी एंड ए प्लस बी इन्वर्टिबल होगा। सो ए बी एंड ए प्लस बी इन्वर्टिबल एंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बी का भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा और ए प्लस बी का भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा। सो ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स को हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए प्लस बी इनवर्स। सो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, किसी भी मैट्रिक्स को यहाँ से ए इनवर्स नॉन ए इन्वर्टिबल है देन ए इनवर्स भी ए इनवर्स आ गया। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या आएगा, नॉन जीरो। सिमिलरली बी इनवर्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो एंड देन ए प्लस बी भी हमारे पास इन्वर्टिबल है एंड इसका भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो। सो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स क्या आएगा, नॉन जीरो। सो ये इंप्लाई कर रहा है ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। ठीक है, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए क्या आ गया यहाँ से, ट्रू। ऑप्शन बी क्या आ रहा है, a and b and a plus b invertible, then a inverse minus b inverse is also invertible. Let us take a equals to b equals to identity matrix, दोनों आइडेंटिटी है, then a plus b क्या आएगी, ये भी इन्वर्टिबल आएगी 2i, ये भी इन्वर्टिबल आ गई। सो ये गिवन कंडीशन फुलफिल होगी। बट a इनवर्स माइनस b इनवर्स क्या आएगा, आइडेंटिटी का इनवर्स भी क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स a इनवर्स माइनस b इनवर्स इक्वल्स टू क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स। सो ये जीरो मैट्रिक्स तो इन्वर्टिबल नहीं होती। सो अगर जीरो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होती देन ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, सो नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन डी को हमने पहले डिस्कार्ड कर दिया है। लास्ट ऑप्शन कहता है इफ ए बी इज निलपोटेंट देन बी ए इज निलपोटेंट। सो अगर ए बी निलपोटेंट मैट्रिक्स है देन ए बी रेस्ट टू द पावर के इक्वल्स टू क्या आएगा, जीरो। किसी भी निलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए हम ए रेस्ट टू द पावर एम इक्वल्स टू जीरो लिख सकते हैं व्हेन एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो यहाँ से हमने m की जगह k ले लिया, ए बी रेस्ट टू द पावर k इक्वल्स टू जीरो फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो यहाँ से अगर बी ए निकालते हैं, बी ए क्या है, बी ए लेट अस टेक बी ए k रेस्ट टू प्लस वन निकालेंगे, बी ए रेस्ट टू द पावर k प्लस वन। सो इसे लिख सकते हैं बी ए इंटू बी ए सो ऑन k प्लस वन टाइम्स। सो यहाँ से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। सो ये इंप्लाई करेगा b इंटू ए बी एंड लास्ट में ए बचेगा, यहाँ से ए बाहर आ गया एंड यहाँ से बी बाहर आ गया। सो ये क्या आया, ए बी रेस्ट टू द पावर के, और ए बी रेस्ट टू द पावर के हमने यहाँ से क्या लिया, जीरो। सो ये इंप्लाई करता है बी ए रेस्ट टू द पावर के प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। देन ये क्या इंप्लाई करता है, बी ए बी हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स है। सो अगर ए बी निलपोटेंट है देन बी ए भी निलपोटेंट होगा। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हुए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शन। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए बी अ 4x4 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज सच दैट -1 +1 +2 -2 आर इट्स आइगन वैल्यू इफ बी इक्वल्स टू a रेस्ट टू द पावर 4 - 5a² + 5i where I denotes the 4x4 identity matrix, then which of the following statements are correct? तो यहाँ क्या क्या गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में देखना है तो 4x4 मैट्रिक्स है, साथ ही +1 -1 +2 -2 इसकी आइगन वैल्यूज है। देन बी हमें एक मैट्रिक्स गिवन है a रेस्ट टू द पावर 4 - 5a² + 5i, जहाँ i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और a जो गिवन प्रॉपर्टीज ये इस मैट्रिक्स के लिए दिए ये है। देन बताने कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट डिटर्मिनेंट की पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a + b इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेटमेंट डिटर्मिनेंट ऑफ b की बात कर रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट ट्रेस ऑफ a - b की बात कर रहे हैं एंड देन फोर्थ स्टेटमेंट ट्रेस ऑफ a + b की बात कर रहे हैं। सो यहाँ से a की हमें आइगन वैल्यूज़ गिवन है। सो आइगन वैल्यूज़ का सम तो डिनोट करता है ट्रेस को, आइगन वैल्यूज़ का सम तो डिनोट करता है ट्रेस को, और आइगन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट डिनोट करता है हमें डिटर्मिनेंट को। सो यहाँ से a की आइगन वैल्यूज़ अगर हमें गिवन है देन a² मतलब a रेस्ट टू द पावर n की हम आइगन वैल्यूज़ निकाल सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
तो यहाँ से ए रेस्ट टू द पावर एन के आइगन वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। एक बी हमें जो गिवन है ए रेस्ट टू द पावर 4 माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 5 देन आइगन वैल्यूज ऑफ बी क्या होगी, बी की जो आइगन वैल्यूज होगी वो इसकी आइगन वैल्यू के इक्वल होगी। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, आइगन वैल्यू ऑफ ए रेस्ट टू द पावर 4 माइनस आइगन वैल्यूज ऑफ 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस आइगन वैल्यूज ऑफ 5 इंटू आई। सो आई की आइगन वैल्यू हमें पता है सारी क्या होती है 1 1 1। सो 5 से इंटू होने के पे क्या आ जाएगी सारी आइगन वैल्यू 5 5 5 5 टाइम्स 5 आ जाएगी। सो ये तो 5 आई की आइगन वैल्यू होगी। ए की आइगन वैल्यू प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 है। देन ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू आएगी 4 4 एंड 4 तो आएगा 2 टाइम। सिमिलरली 4 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 एंड 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1। सो क्या आइगन वैल्यूज आई 4 ए स्क्वायर की आई 4 4 1 1। सो 5 ए स्क्वायर की क्या आएगी 5 इंटू लेमडा विच इज इक्वल टू 5 5 20 20। सिमिलरली ए रेस्ट टू द पावर 4 की आइगन वैल्यूज क्या आएगी, ए रेस्ट टू द पावर 4 की आइगन वैल्यूज आएगी यहाँ से 2 रेस्ट टू द पावर 4 माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 4 1 रेस्ट टू द पावर एन माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू 1 1 2 रेस्ट टू द पावर 4 इक्वल्स टू 8 इंटू 2 16 16 एंड 16। ये आएगी ए रेस्ट टू द पावर 4 की आइगन वैल्यूज। सो यहाँ से बी की आइगन वैल्यूज क्या आ रही है, बी की आइगन वैल्यू आएगी 1 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 5 तो प्लस माइनस 5 कैंसिल आउट, ओवरऑल 1 बचा है। सो एक तो आइगन वैल्यू 1। सिमिलरली दूसरी निकाल लेंगे 1 माइनस 5 प्लस 5, सिमिलरली प्लस माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से दोबारा 1 रह गया। एंड नेक्स्ट में देखते हैं 16 माइनस 20 प्लस 5, तो 16 प्लस 5 इक्वल्स टू 21 21 माइनस 20 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से फिर से 1 आ गया। एंड सिमिलरली 16 माइनस 20 प्लस 5 इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से बी की सारी आइगन वैल्यूज क्या है, बी की सारी आइगन वैल्यूज आएगी 1। सो बी की अगर सारी आइगन वैल्यू प्लस 1 आ गई देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। सो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या आएगा 1। सो ये क्या आ रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 1। सो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो गया। सो सिंपल सी पॉलिसी लगाएंगे एंड ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी की अगर बात करें, ए प्लस बी के लिए पहले तो आइगन वैल्यू देख लेते हैं क्योंकि इसके लिए डिटर्मिनेंट भी पूछा है एंड देन ट्रेस भी पूछा है। सो अगर ए प्लस बी की बात करेंगे, ए की सारी आइगन वैल्यूज क्या है 1 माइनस 1 2 माइनस 2 एंड देन बी की सारी आइगन वैल्यू प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। सो ए प्लस बी की आइगन वैल्यू क्या होगी, इनका सम कर देंगे। सो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ से क्या आएगा 2, यहाँ से क्या आएगा 0, यहाँ से आएगा 3 एंड देन यहाँ से आएगा माइनस 1। सो क्या आइगन वैल्यूज आ गई 0 2 3 माइनस 1। सो इनका प्रोडक्ट करने से तो आएगा डिटर्मिनेंट एंड देन सम करने से आएगा ट्रेस। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट ए का आइगन वैल्यू 0 आ गई। सो प्रोडक्ट ओवरऑल क्या आएगा 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। देन ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। अब ट्रेस निकालते हैं, ट्रेस के लिए इनका सम कर देंगे। सो अगर सम करते हैं ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से क्या आएगा ट्रेस आ जाएगा 4। सो ऑप्शन डी हमें क्या कराए, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 4। ऑप्शन डी भी करेक्ट आ गया। सो ए बी एंड डी तो करेक्ट आ गए। अब ट्रेस ऑफ ए माइनस बी लेंगे। ट्रेस ऑफ ए माइनस बी के लिए ए की आइगन वैल्यूज क्या थी हमारे पास, ए की आइगन वैल्यू थी 1 माइनस 1 2 माइनस 2। बी की सारी आइगन वैल्यूज क्या है 1 1 1। सो यहाँ से इनका इसे अगर a माइनस बी करते हैं तो a की आइगन वैल्यूज ये माइनस 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 माइनस। सो यहाँ से a माइनस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। इसके लिए क्या आ जाएगा माइनस 2, इसके लिए आ जाएगा प्लस 1 और देन इसके लिए आ जाएगा माइनस का 3। सो यहाँ से इनका सम क्या आएगा, ट्रेस निकालें देन सम कर देंगे। सो माइनस 5 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4। सो माइनस ऑफ 4 इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से ट्रेस ऑफ ए माइनस बी 0 तो नहीं आना, माइनस 4 आ रहा है। सो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट बने, ऑप्शन ए बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। सो सिंपल सा लॉजिक लगाया एंड देन क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। In this question given that let A be a 2 cross 2 non-zero matrix with entries in C such that A square equals to 0 आ रहा है। सो A नॉन-जीरो मैट्रिक्स है, A स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ये कौन से मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ होती है, ये होती है नीलपोर्टियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। सो नीलपोर्टियन मैट्रिक्स अगर कोई भी मैट्रिक्स खुद नॉन-जीरो हो एंड देन उसकी कोई पावर k करने से वैल्यू 0 आ जाए, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
सो इस केस में ऐसी मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। सो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रू? P A P inverse diagonal for some invertible 2x2 matrix P with entries in R. सेकेंड स्टेटमेंट करा है A has two distinct eigenvalues in C. थर्ड स्टेटमेंट करा है A has only one eigenvalue in C with algebraic multiplicity 2. And then last statement करा है AV equals to V for some V belongs to C square where V does not equals to 0. सो हमने ये तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर लिया ए हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। सो कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है तो उसके लिए हमें पता है निलपोटेंट मैट्रिक्स एक तो डायगोनलाइजेबल नहीं होती, सिर्फ जीरो मैट्रिक्स जो होगी वो डायगोनलाइजेबल होगी। बट ए हमें गिवन है, ए नॉन जीरो है, सो ये तो है नहीं, दैट्स वाई यहाँ से ये मैट्रिक्स तो डायगोनलाइजेबल होती है जीरो मैट्रिक्स, बट ए हमारे पास डायगोनलाइजेबल नहीं है। सो अगर ए डायगोनलाइजेबल नहीं है देन कोई भी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स जो होती है वो ही हमारे पास डायगोनलाइजेबल होगी। देन कोई भी मैट्रिक्स अगर डायगोनलाइजेबल है इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स P सच दैट P A P इनवर्स इक्वल्स टू डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये इस P A P इनवर्स डायगोनल मैट्रिक्स के कब इक्वल होगा? जब ये A डायगोनलाइजेबल होगी, बट A तो हमारे पास डायगोनलाइजेबल है नहीं, दैट इज वाई यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है ए हैज़ टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। निलपोटेंट मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज क्या होती है? जीरो, बट ए तो सारी आइगन वैल्यूज जीरो होगी, देन दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू का केस नहीं बनता, यहाँ तो सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू बनेगी, वो भी होगी जीरो। ऑप्शन सी कह रहा है ए हैज़ ओनली वन आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी 2। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया क्योंकि ए की आइगन वैल्यू होगी जीरो विद एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगी, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है। मतलब n क्रॉस n की मैट्रिक्स हो देन यहाँ से जीरो की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? n निलपोटेंट मैट्रिक्स में। एंड देन लास्ट ऑप्शन कह रहा है ए वी इक्वल्स टू वी फॉर सम वी बिलोंग्स टू सी स्क्वायर वेयर वी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को ऑप्शन को करते हैं ए वी इक्वल्स टू अगर वी होगा देन इस केस में क्या आ जाएगा? ए वी माइनस वी इक्वल्स टू जीरो। सो ये क्या इम्प्लाई करता है? ए माइनस आई इंटू वी इक्वल्स टू जीरो। सो ये इम्प्लाई करता है या तो वी जीरो होगा या ए माइनस आई जीरो होगा। वी तो हमें गिवन है, जीरो है नहीं, सो वी जीरो नहीं है देन क्या जीरो होगा? ए माइनस आई जीरो होगा। सो ए माइनस आई अगर जीरो होगा देन ये इम्प्लाई करेगा ए इक्वल्स टू आई, बट हमें तो पता है ए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है नहीं, क्योंकि ए तो निलपोटेंट मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होती। सो ये इम्प्लाई कर रहा है हमने जो यहाँ से अजम्पशन ली है वो गलत है। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग, यहाँ से ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन बना है? यहाँ सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन बना है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। So now come to the next question. So in the next question, question number 77, given that let lambda and mu be the distinct eigenvalues of a 2x2 matrix A, then which of the following statement must be true? First statement क्या है? A square has distinct eigenvalues. Second statement क्या है? A cube equals to lambda cube minus mu cube by lambda minus mu into A minus lambda mu into lambda plus mu into I. And then third statement का trace of a raised to the power n is lambda raised to the power n plus mu raised to the power n for some positive integer n. And then last statement कह रहा है an is not a scalar multiple of an identity for any positive integer n. So one by one देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ लैम्डा और म्यू इसकी दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, देन दिस वन इज इम्प्लाइंग लैम्डा डज नॉट इक्वल्स टू म्यू, राइट? 2x2 मैट्रिक्स है देन दो ही आइगन वैल्यू होगी। देन ए स्क्वायर हैज़ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है लैम्डा और म्यू डिस्टिंक्ट दिए हुए। एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लो 2x2 की, इसकी एक आइगन वैल्यू +1 दूसरी आइगन वैल्यू -1, दोनों आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हो गई। बट ए स्क्वायर करेंगे देन इसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी? इसके पावर 2 करने पर 1, इसकी पावर 2 करने पर भी 1, इसकी आइगन वैल्यू आएगी 1 1। और ये क्या आएगी हमारे पास? जो ए स्क्वायर जो बनेगी वो क्या बनेगी? ए स्क्वायर हमारे पास बनेगी यहाँ से 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? ऑप्शन ए तो यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया हमने कि ए स्क्वायर हैज़ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, ए स्क्वायर में सेम आइगन वैल्यूज भी आ सकती है। ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली ऑप्शन डी क्या कहता है? ए एन इज नॉट अ स्केलर मल्टीपल ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। यहाँ से n इक्वल्स टू 2 लेने पर हमारे पास खुद ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, स्केलर मल्टीपल ही नहीं, पूरी की पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। सो ये क्या इम्प्लाई करे? ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। सो ए और डी तो डिस्कार्ड कर दिए। अब अगर बात करें ऑप्शन बी की,
ऑप्शन बी अगर लाने के लिए हमें एक्सप्रेशन लानी होगी ए क्यूब इक्वल्स टू, तो ये एक्सप्रेशन लाने के लिए सिंपल प्रोसेस लगाते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2x2 मैट्रिक्स के लिए क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो यहाँ से आइगन वैल्यूज हमें लेमडा और म्यू दी हुई है। सो ट्रेस तो हो जाएगा सम ऑफ आइगन वैल्यूज एंड डिटरमिनेंट हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। सो ये इंप्लाई करता है एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस म्यू इंटू एक्स प्लस लेमडा इंटू म्यू इक्वल्स टू 0, राइट। सो यहाँ से एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सो ये इंप्लाई करता है ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस म्यू इंटू ए प्लस लेमडा म्यू इंटू आई इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से ए स्क्वायर क्या आएगा, बाकी एलिमेंट्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। देन ए स्क्वायर इक्वल्स टू लेमडा प्लस म्यू इंटू ए प्लस लेमडा, सॉरी यहाँ से माइनस लेमडा इंटू म्यू आएगा, ये माइनस आएगा यहाँ से। सो लेमडा प्लस म्यू इंटू ए माइनस लेमडा इंटू म्यू इंटू आई। सो यहाँ से अगर ए से मल्टीप्लिकेट करते हैं, देन दोनों साइड ए से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन ए क्यूब आ जाएगा, ये लेमडा प्लस म्यू इंटू ए स्क्वायर, यहाँ से माइनस ही आएगा माइनस लेमडा म्यू इंटू ए। सो ये इम्प्लाई करता है यहाँ से ए क्यूब इक्वल्स टू क्या आएगा, ए क्यूब की अगर बात करते हैं, देन यहाँ से जो ए स्क्वायर आया है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर देनी है इसमें। सो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर पुट कर देंगे, देन क्या आएगा, लेमडा प्लस म्यू तो आ ही जाएगा यहाँ से बाहर, और ए स्क्वायर की वैल्यू है लेमडा प्लस म्यू माइनस लेमडा म्यू इंटू आई इंटू यहाँ से क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से लेमडा, यहाँ से माइनस ही था, मैंने गलती से यहाँ से प्लस टर्न कर दिया था, बट यहाँ से माइनस ही होगा। सो लेमडा म्यू इंटू ए आ जाएगा। सो इसे सिंप्लीफाई कर लिया हमने, लेमडा प्लस म्यू का होल स्क्वायर इंटू ए लेमडा म्यू इंटू ए, ये एंड देन यहाँ से लेमडा प्लस म्यू इंटू लेमडा म्यू इंटू आई। स्क्वायर का एक्सपेंशन कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, एंड देन फिर इक्वेशन को यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने से वैल्यू बनी है लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस लेमडा म्यू इंटू ए माइनस लेमडा प्लस म्यू इंटू लेमडा म्यू इंटू आई। सो यहाँ से इस एक्सप्रेशन को लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस लेमडा म्यू को हम रिटर्न कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन में। सिमिलर है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। तो यहाँ से हमने इसे ये लिख दिया है। सो ये इम्प्लाई करता है, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें, देन जो ऑप्शन बी में हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है उसके सिमिलर है। सो ये इम्प्लाई क्या करता है, हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास सेम एक्सप्रेशन आ गया। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। लास्ट ऑप्शन बचा है ऑप्शन डी, क्योंकि ए और डी तो हमने डिस्कार्ड कर दिए। सो ऑप्शन सी बचे। ऑप्शन सी कहता है ट्रेस ऑफ ए रेस टू द पावर एन इज लेमडा रेस टू द पावर एन प्लस म्यू रेस टू द पावर एन। सो ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। यहाँ से हमें आइगन वैल्यू ए की आइगन वैल्यूज क्या दी है, लेमडा और म्यू। सो ए रेस टू द पावर एन की क्या आइगन वैल्यू आएगी, लेमडा रेस टू द पावर एन इंटू म्यू रेस टू द पावर एन। और ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। सो लेमडा रेस टू द पावर एन प्लस म्यू रेस टू द पावर एन। सो ये क्या इम्प्लाई करता है, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होगा। सो यहाँ से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट बने, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर correct options. So now come to the next question and last question of this video. So this question is question number 78. In this question given that M2R denote the 2 cross 2 matrices, real matrices, let A belongs to M2R be of trace 2 and determinant 3. तो ट्रेस 2 है, यानी इसकी जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होगी, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 2 आइगन वैल्यूज होगी। सो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल्स टू 2 आएगा एंड डिटरमिनेंट -3 है। सो लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 इक्वल्स टू -3 आएगा। सो दो एक्सप्रेशन बनेंगी, दो इक्वेशन बनेंगी। सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। आइडेंटिफाई M2R विद R4, कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ से हमें M2R टू M2R एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, डिफाइंड बाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ B इक्वल्स टू AB। सो AB तो यहाँ से हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है, जो गिवन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करती है, वो मैट्रिक्स आई है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कहता है, T इज डायगोनलाइजेबल। सेकंड स्टेटमेंट कहता है 2 इज आइगन वैल्यू ऑफ T। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, T इज इन्वर्टेबल। एंड देन लास्ट स्टेटमेंट जो है वो हमें कहता है T B इक्वल्स टू B फॉर सम B does not equals to 0 in M2R। सो देखते हैं 1 by 1 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
सो अगर एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे देन हमारे पास क्या रिजल्ट सिंप्लीफाई होगा। सो यहाँ से अगर देखें देन हमारे पास एक रिजल्ट होता है जो कहता है कि अगर टी कोई एक्सप्रेशन है, टी को हमने लिख दिया ए इंटू बी के फॉर्म में, वेयर ए इज एनी फिक्स्ड मैट्रिक्स। सो ए अगर कोई भी एक फिक्स्ड मैट्रिक्स हो देन उस केस में हमारे पास क्या आएगा, टी हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फील्ड एम क्रॉस एन के किसी फील्ड से एम क्रॉस एन के किसी फील्ड पे, वेयर टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स की फॉर्म में, वेयर ए इज फ्री, वेयर ए इज फिक्स एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। देन हमारे पास जो रैंक ऑफ टी क्या आएगी, रैंक ऑफ टी आएगी एम इंटू, सो जो आइगन वैल्यूज रैंक ऑफ टी क्या होगी, अगर टी हमारे पास टी ओ एफ इक्वल्स टू ए एक्स क्या है इक्वल है, देन रैंक ऑफ टी क्या होगी, रैंक ऑफ टी होगी अगर ए एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है देन इस केस में तो हमारे पास यहाँ से रैंक ऑफ टी क्या होगी, रैंक ऑफ टी होगी एम इंटू रैंक ऑफ ए, नलिटी ऑफ टी क्या होगी एम इंटू नलिटी ऑफ ए, सिमिलरली ट्रेस होगी एम इंटू ट्रेस ऑफ ए। और अगर ए सिंगुलर होगी सो अगर यहाँ से ए को एन क्रॉस एन मैट्रिक्स अगर लेते हैं तो अगर ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होगी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी हमें गिवन है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन एक्स की जगह यहाँ पे बी एज्यूम किया है, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी इक्वल्स टू ए बी है। सो यहाँ से जो अगर ए सिंगुलर होगी देन इस केस में टी भी सिंगुलर होगा, और अगर ए नॉन सिंगुलर होगा देन इस केस में टी भी हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा। सो यहाँ से हमारे पास क्या है, ए की आइगन वैल्यूज 2 एंड -3 आई है। सो ए 2 एंड -3 अगर दो आइगन वैल्यूज है, सॉरी आइगन वैल्यूज नहीं है, ट्रेस 2 है एंड डिटरमिनेंट -3 है, सो ट्रेस 2 एंड डिटरमिनेंट -3 है। देन यहाँ से अगर देखेंगे देन इसके लिए क्या सिंप्लीफाई होगा, इसके लिए आएगा λ1 प्लस λ2 इक्वल्स टू 2 एंड λ1 एंड λ2 इक्वल्स टू -3। सो यहाँ से λ1 एंड λ2 की वैल्यू क्या आई है, सिंप्लीफाई कर देंगे इक्वेशंस को। सो सिंप्लीफाई करने से वैल्यू आएगी λ1 इक्वल्स टू 3 एंड λ2 इक्वल्स टू -1। सो ये क्या इंप्लाई करता है, दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आई है, और अगर दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है देन मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, डायगोनलाइजेबल होगी। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज इंप्लाइज डायगोनलाइजेबल। तो यहाँ से ये ए तो हमारे पास डायगोनलाइजेबल होगी, सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी इक्वल्स टू हमारे पास ए बी गिवन है। सो अगर ए डायगोनलाइजेबल होगी इफ एंड ओनली इफ टी डायगोनलाइजेबल होगी, सो ए हमारे पास डायगोनलाइजेबल है देन टी भी क्या आएगा हमारे पास डायगोनलाइजेबल, सो टी इज डायगोनलाइजेबल। सो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो गया। और साथ ही हमारे पास ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी दोनों आइगन वैल्यूज नॉन जीरो है। सो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज इंप्लाई ए इन्वर्टेबल, और अगर ए इन्वर्टेबल है देन टी भी हमारे पास इन्वर्टेबल ही आएगा। सो ऑप्शन सी भी यहाँ से करेक्ट हो गया। अगर ऑप्शन बी की बात करें देन यहाँ से जो ए की आइगन वैल्यूज होगी, जो ए की आइगन वैल्यूज होगी वो ही हमारे पास आएगी n इंटू टी की आइगन वैल्यूज। सो इसकी आइगन वैल्यूज क्या है हमारे पास 3 एंड -1। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग इसकी जो आइगन वैल्यूज है n इंटू एन की वैल्यू यहाँ से क्या है 2, सो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। इसकी एक आइगन वैल्यूज आएगी, एक आइगन वैल्यू आएगी 6 एंड दूसरी आइगन वैल्यू क्या आएगी n इंटू -1 विच इज इक्वल्स टू -2। -2 आइगन वैल्यूज आएगी, बट ये कह रहा है 2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, तो 2 तो एक आइगन वैल्यू नहीं होगी। सो यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, टी बी इक्वल्स टू बी फॉर सम 0 डज नॉट इक्वल्स टू बी इन M2R। सो यहाँ से अगर इस ऑप्शन को देखें देन टी बी इक्वल्स टू बी, सो टी बी इक्वल्स टू अगर बी अज्यूम करते हैं ट्रू है देन टी ऑफ बी हमें क्या गिवन है ए बी, सो ए बी इक्वल्स टू बी आ जाएगा। सो ये अप्लाई करता है बी अगर कॉमन ले लेंगे देन ए माइनस बी इंटू ए माइनस आई इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये इंप्लाई करता है या तो बी 0 होगा या फिर ए माइनस आई इक्वल्स टू 0 होगा। सिंस बी तो हमें गिवन है, बी नॉन जीरो है, सो बी अगर नॉन जीरो, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे हमें गिवन है बी डज नॉट इक्वल्स टू 0 ऑप्शन में, सो बी डज नॉट इक्वल्स टू 0 देन ये इंप्लाई करता है ए माइनस आई इक्वल्स टू 0, और अगर ए माइनस आई इक्वल्स टू 0 आ रहा है देन ये इंप्लाई करता है ए इक्वल्स टू आई, बट ए तो हमारे पास आई है नहीं क्योंकि ए क्या है, आइगन वैल्यूज क्या है हमें 3 एंड -1। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग, यहाँ से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा। सो ऑप्शन डी डिस्कार्ड अगर हो गया देन यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या क्या बना, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शंस।
आज के इस वीडियो में हमने दिसंबर 2011 में पूछे गए लीनियर अलजेब्रा के पार्ट सी के टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने लीनियर अलजेब्रा के प्रीवियस वीडियोस लाइक 2011 के पार्ट बी के एंड अदर भी 2010 के पार्ट 2019 तक के पार्ट बी के सी के सारे वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक वो नहीं देखे हैं देन जाकर वो वीडियो भी जरूर देखिए। थैंक यू।